बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को एक बार पुनः अभिवादन। जैसे हम पिछले सीरीज में आपको ये इस बात से अवगत करा चुके हैं कि हम लोगों के पूरे बिहार यूनिट के जो भी टीचर्स हैं, सभी टीचर्स को आज के दौर में यह मौलाना आज़ाद की कहानी के बारे में अध्ययन रखना जरूरी है। और मौलाना आज़ाद की जो कहानी है, यह कहानी अपने विद्यालय के बच्चों के बीच भी उपस्थित करना है। तो आज हम लोग तीसरे सीरीज में हैं और इस तीसरे सीरीज में यहाँ देखेंगे कि मौलाना आज़ाद की कहानी के संदर्भ में कि इन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन किस प्रकार से किया, अल हिलाल के प्रकाशन में अंग्रेजी व्यवस्था द्वारा इनको कैसे बाधाओं का सामना करना पड़ा। पुनः हम यहाँ बातें करेंगे कि लिसान उस सिद्दक के संदर्भ में, यानी कि जो इनका हेडिंग के रूप में या शीर्षक के रूप में हम कह सकते हैं कि यह शब्द देखने के लिए मिलता है जिसका अर्थ हम समझाते हैं आपको। और मौलाना आज़ाद और बिहार की बातें कि मौलाना आज़ाद जो हैं यह बिहार से कैसे संबंधित हुए, कैसे जुड़े। ऐसे तो यह सिर्फ बिहार के व्यक्ति नहीं रहे, यह पूरे देश के रहे और देश के, जैसे आप जान रहे हैं कि प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में रहे। और इसलिए इनकी कहानियों को समझना और एक तरह से भ्रातृत्व वाली भावना इनके अंदर जो था, यह भावना का विकास करना इनका उद्देश्य था। तो इन सारी बातों का जिक्र हम बारी बारी से सीरीज में करते चलेंगे, लेकिन आज इतने बातों पर, इतने बिंदुओं पर हम विचार करेंगे जिसमें हम समझ रहे हैं कि अल हिलाल का जो प्रकाशन हुआ, अल हिलाल के प्रकाशन में, तो इस संदर्भ में जैसे आप जान रहे हैं कि आज़ाद जो हैं वह सक्रिय रूप से एक तरह से पत्रकारिता की जिंदगी जीने वाले व्यक्ति थे और इतनी सक्रियता उनके अंदर थी पत्रकारिता के संदर्भ में, जिस बातों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि उन्होंने कई प्रकार के समाचार पत्रों का प्रकाशन करने का काम भी किया था। और खासकर इनमें जो एक विशेष खूबी था, वह खूबी इस तरह का था कि इनमें सबसे प्रसिद्ध खूबी के रूप में इन्होंने अल हिलाल का प्रकाशन किया। जिस अल हिलाल का प्रकाशन इनके द्वारा सर्वप्रथम 1903 ईस्वी में किया गया था। अल हिलाल का प्रकाशन इनके द्वारा सन 1903 में किया गया था और यह एक तरह का मासिक पत्रिका हुआ करता था। मासिक पत्रिका अर्थात एक माह में एक पत्रिका वह प्रकाशित होता था, छप के निकलता था। लेकिन छपने की जो कला थी, आप तो समझ सकते हैं कि 1903 ईस्वी में छपने की कला किस प्रकार की थी, इसका भी जिक्र हम आगे इसमें करेंगे। तो आप यहाँ देखेंगे कि जिसका शीर्षक के रूप में यह अल हिलाल जो पत्रिका था, इस पत्रिका का शीर्षक के रूप में यह शब्द आता था लिसान उस सिद्दक, लिसान उस सिद्दक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कि सत्य की भाषा। लिसान उस सिद्दक का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य की भाषा। और जिसमें आज़ाद का एक सोच था कि जो भी भाषा लोगों के बीच तक, यानी जनता के बीच तक पहुंचाने का वो काम करें, वह भाषा सत्य की भाषा हो। और सत्य की भाषा के रूप में वे जन तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास अपनी इस पत्रिका के माध्यम से करते रहे। इसमें आज़ाद ने सामाजिक सुधारों की बहुत चर्चा भी किया था कि सामाजिक सुधार किस प्रकार से हो सकते हैं। मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ थी, ऐसी कुरीतियाँ थी, इतनी कुरीतियाँ व्याप्त थी, जिस कुरीतियों को उन्होंने दूर करने का भरसक बहुत प्रयास भी किया था। उनकी बेहद उन्होंने क्या किया कि एक ऐसे जो कुरीतियाँ थी, वैसे कुरीतियों पे आलोचनात्मक विवरण अपना देना शुरू कर दिया। यद्यपि यह पत्रिका ऐसे कहा जा सकता है कि 10 अंकों तक ही प्रकाशित हो पाया, मात्र यह पत्रिका 10 अंक तक प्रकाशित हुआ, लेकिन बीच में इसे बंद कर देना पड़ा। बंद करने के पीछे, जैसे आपको पहले ही मैंने जिक्र किया कि बंद करने के पीछे महत्वपूर्ण कारण के रूप में अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी और इस अंग्रेजी शासन व्यवस्था के कारण उन्हें बीच में ही इस पत्रिका को बंद कर देना पड़ा। और आज़ाद जो थे, आज़ाद के रूप में यानी सबसे महत्वपूर्ण समाचार पत्र इनका वह जो था साप्ताहिक के रूप में अल हिलाल ही, यानी कि वो मासिक से उन्होंने क्या किया कि इसको साप्ताहिक में परिवर्तित कर दिया, ताकि उसका डिमांड ज़्यादा जब होने लगा, उसकी मांगें ज़्यादा बढ़ने लगी, तो इन्होंने मासिक के स्थान पर इसी अल हिलाल को साप्ताहिक बना दिया। साप्ताहिक का मतलब तो समझ ही रहे हैं कि एक सप्ताह में एक पत्रिका का प्रकाशन होना। और जब साप्ताहिक हुआ तो साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन 1912 ईस्वी में किया गया, क्योंकि मासिक रूप में किया गया 1903 ईस्वी में और साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन किया गया 1912 ईस्वी में। ये दोनों डेट याद रखना अनिवार्य है। और इस तरह से यूरोप में जो युद्ध हुआ था, तो यूरोप के युद्ध के बादल जब मंडरा रहे थे और युद्ध की स्थिति जो बनी हुई थी और ऑटोमन साम्राज्य जो था वहाँ
सबसे अधिक अपना प्रभाव दिखाने का काम कर रहा था, और खासकर वो अपने प्रभाव को वहाँ प्रभावित कराना उसके लिए स्वाभाविक भी था। उस समय यहाँ अबुल कलाम जो थे उन पर एक सर्व इस्लामवाद का प्रभाव गहरा रूप से पड़ा था। सर्व इस्लामवाद, तो सर्व इस्लामवाद का मतलब भी आप समझ ही रहे हैं कि यह सर्व इस्लामवाद क्या है। और इस अल हिलाल में, या अल हिलाल के पहले जब इन्होंने इस जो अंक था अल हिलाल का, ऐसे अंक के प्रथम जो पन्ने थे, उस प्रथम पन्ने पर जमालुद्दीन अफगानी और मोहम्मद अब्दहू जैसे सर्व इस्लामवादी जो विचारक थे, इन विचारकों की तस्वीरें छापने का, इन्होंने छपवाने का काम कराया था। और इनके लिए सम्मानपूर्ण, एक तरह से हम उपाधियां कह सकते हैं, तो सम्मानपूर्ण उपाधियों का उपयोग किया गया था। अल हिलाल, इस तरह से आपको समझना चाहिए कि अल हिलाल जो पत्रिका था, या उर्दू पत्रकारिता के इतिहास में एक नया अपना इतिहास कायम कर गया। ऐसे इतिहास कायम कर गया कि इसने सबसे पहली बार, जैसे मैंने इसके पहले जिक्र किया था कि उस समय टाइप राइटर मशीन नहीं हुआ करता था, टाइपिंग नहीं होता था, हाथों से पन्ने लिखे जाते थे, और हाथों से पन्ने लिखकर और उसको लिथोप्रेस के माध्यम से छापा जाता था। यानी उसके जितने प्रति चाहा जाता था उतने प्रति लिथोप्रेस के माध्यम से निकाल लिया जाता था। लेकिन जैसे ही टाइपिंग प्रेस का इस्तेमाल होने लगा, तो समझिए कि यहाँ पत्रकारिता में भी एक तरह की क्रांति आ गई। और ऐसी क्रांति आई कि इस कारण इनकी छपाई जो अब देखने में जो होती है, मान लीजिए हाथों से लिखा हुआ, हो सकता है कि राइटिंग किसी को समझ में आए, किसी को पढ़ने में परेशानी हो, लेकिन छपी हुई जो अक्षरें होता है उसको पहचानना सबके बस की बात होती है। तो ये सुंदर भी होगा, देखने में सुंदर भी होगा, समझने में सबके लिए आसान भी होगा। और अल हिलाल में ही पहली बार तस्वीरों की छपाई के लिए यहाँ ब्लॉक जो होते हैं, छपाई में जो ब्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस ब्लॉक का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था भारत में। आप याद रखेंगे, यह भी एक ऐतिहासिक बातें हैं कि सबसे पहले छपाई में तस्वीरों का जो ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक का इस्तेमाल अल हिलाल में ही किया गया था। और इस तरह से जिससे तस्वीरें साफ और बिल्कुल आकर्षण, उसमें एट्रैक्शन, एक अजब तरह का एट्रैक्शन होने लगा। और छपाई की विधि में एक नया हमारे देश का प्रयोग माना जा सकता है कि हमारे देश का एक अच्छा प्रयोग था और नया प्रयोग था। और इस तरह से यूरोपीय तकनीक का विकास यहाँ पे लाया गया, और जिसकी जागरूकता यहाँ आज़ाद को, यह जागरूकता कहाँ से लाया आज़ाद, तो यह आज़ाद जो थे, इस जागरूकता को मिस्र से प्रकाशित होने वाली एक समाचार पत्र था, उस समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ पे उनको प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार अल हिलाल जो था, अल हिलाल में यहाँ आज़ाद जो थे, आज़ाद ने इस्लामिक जगत के कारण, इस्लामिक जगत और जो भी भारतीय मुसलमान थे, भारतीय मुसलमानों की समस्याओं पर विशेष ध्यान अपना देने का काम भी किए। क्योंकि उस समय मुस्लिम समुदाय बहुत ही पिछड़ा हुआ था। उन्होंने यहाँ स्पष्ट रूप से कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद सभी भारतवासियों के लिए हानिकारक है। ब्रिटिश शासन व्यवस्था जो हमारे देश में थी, तो उन्होंने इस बात को बिना डरे हुए स्पष्ट रूप से, स्पष्टवादिता के रूप में इन्होंने बताया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद जो है बिल्कुल भारतवासियों के लिए हानिकारक है, चाहे वे जाति के मुसलमान ही क्यों न हो, चाहे वे जाति के हिंदू ही क्यों न हो, यह सभी के लिए खतरनाक है। इसलिए उन्हें एक साथ मिलकर, यानी जो भी भारतवासी हैं, वह जिस धर्म के भी निवासी हैं, जिस धर्म में विश्वास रखने वाले हैं, सभी एक साथ मिलकर और क्या करें कि इस ब्रिटिश शासन व्यवस्था का विरोध करें। जब ब्रिटिश शासन व्यवस्था का सब मिलकर विरोध करेंगे, तो अंग्रेजों से हम मुक्त हो सकते हैं। और आज़ाद का यह ओजस्वी संदेश हम कह सकते हैं, एक तरह से इतना ओजस्वी संदेश, इतना ओजस्वी मैसेज जो था, यह मैसेज क्या हुआ कि बहुत ही लोकप्रिय हुआ, पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हुआ। और इसका परिणाम यहाँ तुरंत ही सामने देखने के लिए मिला कि इसका परिणाम यह हुआ कि अल हिलाल जो पत्रिका थी, यह पत्रिका 75,000, यह पत्रिका 75 नहीं 25,000 प्रति के रूप में प्रकाशित होने लगा। यानी 25,000 यहाँ पत्रिका जो था प्रकाशित होने लगा। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस समय 25,000 पत्रिका का कैसे प्रकाशन, यानी कि इसका मतलब कि यह कितनी अपनी उपलब्धि को हासिल किया कि 25,000 प्रतियां छपना शुरू हो गया। यह संख्या ऐसे माना जा सकता है कि वह संख्या
तब एक बहुत बड़ी संख्या मानी जा सकती है, क्योंकि यह 1912 के बाद की बात है और इस समय 25,000 प्रतियां छपना कोई साधारण सी बात नहीं मानी जा सकती है। अनुमान किया जा सकता है कि 25,000 प्रतियां जब छपती थी तो आप ऐसे भी अपने घरों पे देखते हैं कि एक पेपर जो एक प्रति आता है आपके यहाँ, तो एक पेपर से कई व्यक्ति उसके पाठक हो जाते हैं। एक पेपर एक व्यक्ति स्वयं नहीं पढ़ता है, एक पेपर से 4, 5, 10 भी काम चला लेते हैं। तो इस प्रकार अगर 25,000 प्रतियां छपती थी तो यह माना जाता था कि 1 लाख लोग उससे लाभान्वित होते थे, 1 लाख लोग उसके पाठक थे। यानी इस पत्रिका के पाठक लगभग 1 लाख लोग का अनुमान लगाया जाता है। अल हिलाल की इस बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण सरकार ने 1914 ईस्वी में इस पत्रिका को संपादित करने में या इस पत्रिका की छपाई करने पर प्रतिबंध लगाने का एक अच्छा मौका ढूंढा और इस अच्छे मौके के रूप में अल हिलाल को छपाई से रोकने के लिए 1913 ईस्वी में प्रेस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी सरकार ने यहां अखबार से 2,000 रुपया जमानत मांग लिया, क्योंकि उस समय भी अखबार जो था उसमें मुनाफे नहीं होते थे। जैसे आज भी आप जानते हैं कि अखबारों के जो मुनाफे होते हैं वह मुनाफे अखबार बेचने से कभी पूरे नहीं हो सकते हैं, उसके खर्च भी पूरे नहीं होते हैं। अगर अखबार के खर्च पूरे होते हैं तो वह एडवर्टीजमेंट से होते हैं और उतना एडवर्टीजमेंट तो उस समय था नहीं। तो अखबार जो भी था वह सब घाटे में ही जा रहा था, पत्रिका घाटे में ही जा रहा था और 2,000 रुपया देना जमानत के तौर पे बिल्कुल नामुमकिन था। और इस प्रकार 1914 में जो यहाँ प्रकाशित अंकों को सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया, जितने प्रकाशित अंक किए गए थे, जितने प्रकाशित हुए थे, सबको जब्त कर लिया गया और 1914 ईस्वी में पुरानी जमानत के तौर पे इसे बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया। तब तो और मुश्किल हो गया, अब तो दिया ही नहीं जा सकता है। 2,000 रुपया चंदा इकट्ठा करके हो सकता था, लेकिन 10,000 रुपया यह बहुत बड़ी जमानत उस समय की हो सकती है और ऐसे जमानत अंग्रेजी सरकार के द्वारा मांगी गई। लेकिन आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि इस विरोध में आजाद क्या कर सकते हैं। आजाद को मजबूरन अपना प्रेस को बंद करना पड़ गया, क्योंकि जब देने में सक्षम नहीं होंगे तो कारोबार को तो बंद ही करना पड़ेगा। तो यहाँ आजाद को अपना प्रेस मजबूरन बंद करना पड़ गया और जब अपने प्रेस को इन्होंने बंद कर दिया, लेकिन अपने इस कम समय में इस प्रकार से समाचार पत्र के माध्यम से जो उन्होंने एक लोकप्रियता हासिल किया था, एक नया इतिहास भारत में कायम किया था, यह तो सोचने वाली बातें हैं। आज भी हम सोच सकते हैं इस पर कि बहुत सोचने वाली बातें हैं। उर्दू पत्रकारिता को इसके माध्यम से जो हम देखते हैं कि उर्दू पत्रकारिता है, तो इस पत्रकारिता में इसके माध्यम से एक तरह से नया तेवर यहाँ सामने प्रकट हुआ और नया तेवर यहाँ प्राप्त हुआ, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन पर भी इसके बहुत ही दूरगामी परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। जो राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश में कई प्रकार के जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ, तो इस राष्ट्रीय आंदोलन में इसके दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से मिले हैं, क्योंकि इससे उत्पन्न जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, राजनीतिक जागरण, राष्ट्रीय आंदोलन का एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में हम इसे स्वीकार कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक अध्याय है। और इससे बढ़कर आजाद जो थे यहाँ, आजाद ने इस अखबार के माध्यम से, जो अखबार इन्होंने प्रकाशित किया था, तो इस अखबार के माध्यम से हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ, जो ब्रिटिश सरकार थी, उस ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में लड़ने के लिए एकजुट करने का काम किया था। और खासकर ब्रिटिश सरकार की जो अन्यायपूर्ण नीति था, अन्यायपूर्ण नीति पे और जो भी अन्यायपूर्ण नीतियां थी, उन नीतियों पे इन्होंने विरोध प्रकट करने का भरपूर प्रयास किया था और अलगाववादी राजनीति को इन्होंने बिल्कुल कमजोर किया था कि भारत में जो अलगाववादी राजनीति अंग्रेजों द्वारा की जा रही थी, वैसे अलगाववादी राजनीति को दूर करके और सबको एकजुट करने का, एक सूत्र में बांधने का इन्होंने बहुत ही अथक प्रयास किया उस पत्रकारिता के माध्यम से। इसके बाद आपको यह बात ज्ञात हो जाएगा कि आजाद ने एक दूसरा अखबार फिर निकाला। क्या? एक काम बंद करा देने से जिसके हाथों में कला होता है, उसके कला को तो कोई छीन नहीं सकता है। कला तो आखिर कला ही होता है। इन्होंने दूसरा अखबार प्रकाशित करना शुरू कर दिया, क्योंकि जहां वो जब्त कर दिया गया था, वो नाम जब्त हो गया। उस नाम को बंद करा देने से इसका मतलब ये नहीं है कि वह काम ही बंद हो जाएगा। तो इन्होंने एक दूसरा अखबार प्रकाशित करना शुरू किया
और इसका नाम उन्होंने रखा अल बिलाल। क्या नाम रखा? अल बिलाल। जिस नाम का यहां पे मैंने लिखा नहीं है, अल बिलाल, जो दूसरा अखबार के रूप में इन्होंने प्रकाशित करने का काम किया, जिसका नाम अल बिलाग था। यह कलकत्ता से ही प्रकाशित होना शुरू हुआ। 1915 में प्रकाशित हुआ, यानी इसका शुरुआत कब से माना जाता है? तो 1915 में यह प्रकाशित होना शुरू हुआ। और इसमें आज़ाद ने बिल्कुल ही साहित्य, इतिहास और धर्म के और सामाजिक मुद्दों पर जो बातें होती थी, वैसी बातों की चर्चाओं को इसमें लाने का भरसक प्रयास किया। लेकिन इस पर भी सरकार का तो वही काम था, सरकार समझ चुकी थी कि इसके पत्रकारिता के माध्यम से देश में एकजुटता होते जा रही है। तो सरकार ने क्या किया कि 1916 में फिर से प्रतिबंध लगा दिया, फिर से इस अखबार को बंद करने का काम किया। और इसी के बाद आज़ाद को बंगाल प्रांत से भारत सुरक्षा कानून, जिसे डिफेंस ऑफ इंडियन रूल के प्रावधान के अनुसार हम कह सकते हैं कि निष्कासित भी कर दिया गया, क्योंकि यह एक आरोप लगाया गया कि यह देश के खिलाफ में काम कर रहे हैं, सरकार के हुकूमत के खिलाफ में काम कर रहे हैं। और जिसका परिणाम यह हुआ कि यहाँ डिफेंस ऑफ इंडियन रूल जो था, इसके तहत इन्हें देश निष्कासन का सजा भुगतना पड़ा। लगभग एक दशक बाद, एक दशक यानी कि समझ रहे हैं 10 वर्षों के बाद, तो एक दशक के बाद जून 1927 ईस्वी में यहाँ उसी के संदर्भ में हम कहेंगे कि आज़ाद ने फिर से अल हिलाल का प्रकाशन शुरू कर दिया। एक दशक के बाद भी उसी संदर्भ में उन्होंने अल हिलाल को प्रकाशन करना शुरू कर दिया। और यहाँ 6 महीने के अंदर ही सरकारी दमन चक्र के माध्यम से, या सरकारी जो दमन चक्र व्यवस्था था, इसके दमन चक्र के नियम से 1 दिसंबर 1927 ईस्वी को इसे फिर से बंद करना पड़ गया, क्योंकि यहाँ वही बातें आने लगी कि तुम बार बार बंद कराओ और बार बार हम इसे इस्तेमाल करके ही रहेंगे, चाहे तुम जितना बार बंद कराओगे हम इसे वही करते रहेंगे, तुम्हारे बंद करने से मुझे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम देश के प्रति काम कर रहे हैं। और देश के प्रति काम कर रहे हैं तो इसमें हमें किसी तरह का तुमसे भय नहीं है। और अंग्रेजी हुकूमत से इन्हें भय भी नहीं था, क्योंकि पहले के सीरीज में आप देख ही चुके हैं कि आज़ाद इन्होंने अपने उपनाम में इसलिए ही रखा था क्योंकि कभी अपने आप को अंग्रेजों की हुकूमत स्वीकार ही नहीं किया था, वे हमेशा अपने आप को आज़ाद ही समझते रहे। और फिर यहाँ देखेंगे कि दूसरी बात है कि मौलाना आज़ाद और बिहार की जो बातें आ रही है कि मौलाना आज़ाद और बिहार का संबंध किस प्रकार से हुआ, वो बिहार कैसे आए। तो 1912 ईस्वी में जब बंगाल से अलग होकर बिहार एक नया प्रांत बन गया, एक नया राज्य बन गया। जैसे आप जानते हैं कि 1912 में बंगाल बिहार अलग अलग राज्य बन गया। तो 1912 में बंगाल से बिहार जब अलग हो गया, क्योंकि बंगाल में वो थे, कलकत्ता में थे, तो कलकत्ता थे तो उस समय तो बंगाल और बिहार एक ही में था, अर्थात हम लोग के साथ ही थे और हम लोग भी साथ में थे। लेकिन जैसे अलग हो गया 1912 में, तो बंगाल से निष्कासन के समय पंजाब, बम्बई और दिल्ली की जो सरकार थे, तो वहाँ सरकारों ने भी अपने क्षेत्र में आज़ाद को क्या किया, आज़ाद का प्रवेश बिल्कुल वर्जित कर दिया। जब आज़ाद का प्रवेश वहाँ वर्जित हो गया तो आज़ाद ने वहाँ रांची के अपने निवास स्थान जो था, निवास स्थान ग्रहण कर लिया। और इस तरह से यह नगर आज के डेट में जो रांची की राजधानी है, जो झारखंड की राजधानी है रांची, वह झारखंड की राजधानी है। और मगर तब उस समय वो क्या था कि बिहार का एक छोटा सा नगर था रांची, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार जो था बंगाल से अलग हुआ, फिर बंगाल से झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड का राजधानी रांची था। वहाँ पे इन्होंने आके बस गया, यहाँ पे रहने लगे। और खासकर यहाँ कहा जाता है कि रांची में आज़ाद का घर जो था वह मोहराबादी पहाड़ियों के क्षेत्र में था। इनका अपना रांची में घर था, वह जगह कौन सा था, मोहराबादी पहाड़ियों में था। और गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी यहाँ काफ़ी समय व्यतीत किया था, बहुत समय यहाँ बिताए थे रह के। और इस तरह से रांची निवास के समय आज़ाद की बातें आती है कि आज़ाद जो थे, आज़ाद ने धार्मिक रूप से और सामाजिक कार्यों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिए। जो भी धार्मिक कार्य था और जो भी आर्थिक यानी सामाजिक कार्य था, उस पर इन्होंने बेहद ही ध्यान देने का काम भी किया।
और उनके इस ध्यान के माध्यम से ही हम यह समझ सकते हैं कि विश्व विख्यात रचना के रूप में अगर हम देखेंगे कि तर्जुमानुल जो है कुरान, तर्जुमानुल कुरान, आप इस बात को याद रखेंगे, यानी तर्जुमानुल कुरान जो है आपका, तो इसका जो इन्होंने लिखने का काम था, अधिकतर भाग वहीं पे लिखा था, यानी ज्यादा से ज्यादा भाग को वहीं पे लिखा था। और इसी संदर्भ में हम यह बातें करेंगे कि विशेष घटना का उल्लेख अपने स्मरण में वे अक्सर करते हैं, यानी उस दौरान उन्होंने अपने स्मरण में किया हुआ है कि, और वो बता भी रहे हैं अपने स्मरण के माध्यम से कि एक दिन एक पठान जब उनसे मिलने के लिए पहुंचा, एक दिन की बात है कि जब एक पठान इनसे मिलने के लिए आया और उसने बताया कि वह बड़ी कठिनाइयों से पेशावर से चलते हुए, जो पेशावर आज पाकिस्तान में है, कि पेशावर से चलते हुए, यानी तब भारत यहाँ वहां से यात्रा कर अपने उनके पास आया था। और जब इनके पास आया था ताकि उनसे मिलने के माध्यम से, जब वो पेशावर से यहाँ तक आया था तो यह मिलने के माध्यम से धर्म के बारे में अपनी जिज्ञासा को वह शांत करना चाह रहा था। वह चाह रहा था कि इनसे मिलेंगे तो धर्म के बारे में जो अधूरी जानकारियां हैं, इनसे मिलकर अपनी जानकारियों को हम पूरा कर लेंगे। तो वैसे जिज्ञासा को पूरा करने के उद्देश्य से लेके आया था। लेकिन देखिए सौभाग्य की बात कि कुछ ही दिनों में वह उसी तरह अचानक वापस चला गया। वापस क्यों चला गया? क्योंकि परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि जैसे वो आया था, आजाद को बराबर यह दुख रहा कि वह उसकी वापसी की यात्रा के लिए कोई सहायता किसी तरह का नहीं कर सके। जो सहायता करना चाहिए वैसी सहायता वह किसी भी प्रकार की उसकी सहायता नहीं कर सके। मगर उस अनपढ़ पठान की लगन उन्हें सदा हमेशा ऐसे कह सकते हैं कि वह याद रहेगा कि वो अनपढ़ पठान था, लेकिन उसका लगन इस तरह का था कि वह इनके दिमाग में, दिलो दिमाग में हमेशा के लिए एक तरह से घर बना गया, यानी घर करके चला गया। और आजाद जो थे यहाँ रांची के संदर्भ में, कि रांची के मुसलमान थे, रांची के मुसलमान के अनुरोध पर मस्जिद में धार्मिक प्रवचन देने का काम शुरू कर दिए। जो वह मस्जिद बना हुआ था वैसे जगहों पे ये धार्मिक प्रवचन देने लगे। और सप्ताह में एक बार वे निश्चित रूप से प्रवचन का काम करते थे और बड़ी संख्या में उनके प्रवचन सुनने के लिए भीड़ आती थी। और ऐसे भीड़ जब आती थी और इनका प्रवचन सुनकर वे भीड़ जो होती थी इनसे कुछ जानकारियां हासिल करती थी। और इसी समय में, इसी काल में एक मदरसा भी वहां स्थापित करने का काम किया गया। और जो एक मदरसा स्थापित हुआ जो आज भी वहां वो मदरसा अवस्थित है और आज भी वो काम कर रहा है। इस तरह से उसी काल में उन्हें लोग सम्मान देने के लिए, प्रतिष्ठा देने के लिए मौलवी कह के पुकारने लगे। जो मौलवी का शाब्दिक अर्थ होता है मेरे स्वामी, मौलाना जो होते हैं, मौलाना अर्थात यहाँ मौलवी नहीं, यहाँ मौलाना शब्द कहकर उनको पुकारने लगे मौलाना। तो मौलाना का शब्द यानी प्रतिष्ठित शब्द है मौलाना। जो मौलाना का शाब्दिक अर्थ होता है कि मेरे स्वामी, मेरे मालिक, ऐसे शब्दों का संबोधन करके इन्हें प्रतिष्ठा के श्रेणी में और ज्यादा प्रतिष्ठित कर दिया गया। पुनः धर्मचारियों के लिए यह शब्द जो है आज देखेंगे, यह शब्द सम्मान व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आज इस दौर में देखेंगे कि यह शब्द जो होता है, जो भी धर्माचार्य हैं वैसे उनको प्रतिष्ठा देने के लिए शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 1920 ईस्वी की बात देखेंगे कि 1920 ईस्वी में लाहौर में 1000 मुस्लिम धर्माचार्य जो थे, 1000 मुस्लिम धर्माचार्य ने एक सम्मेलन में सर्वसम्मति से मौलाना आजाद को इमामुल हिंद के नाम से उपाधि भी दिया था। इमामुल हिंद के नाम से उपाधि इनको प्राप्त हुआ। और जिसका यहाँ तात्पर्य हम समझेंगे, जिसका यहाँ उद्देश्य समझेंगे कि उस समय के अविभाजित भारत में उन्हें सबसे बड़ा धर्म नेता माना जाता था। सबसे बड़ा धर्म नेता के रूप में उन्हें माना जाता था। मगर आजाद ने बड़ी विनम्रता से इसे इनकार कर दिया। देखिए, एक इतनी बड़ी प्रतिष्ठा की बात है और जिसको उन्होंने विनम्रता से अस्वीकार कर दिया। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह व्यक्ति जो है उसके अंदर का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, जिस व्यक्तित्व के माध्यम से आज तो छोटे छोटे तारीफ के लिए लोग तरसते रहते हैं। छोटी तारीफों पे लोग किसी के आगे पीछे करते रहते हैं।
और उन्होंने इतने बड़े उपलब्धियों को, इतने बड़े प्रतिष्ठा को विनम्रता से ठुकराने का काम किया, फिर भी हम देख सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से आज भी उन्हें इमामुल हिंद के नाम से ही जाना जाता है। जो हमारे इतिहास का भी एक प्रश्न होता है कि इमामुल हिंद किसे कहा जाता है, तो यहाँ अबुल कलाम आजाद को इमामुल हिंद के नाम से जाना जाता है, जो हम लोग इसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन में पढ़ते हैं। और फिर यहाँ रायगढ़ की बात हम देखेंगे कि रायगढ़ जो है यानी झारखंड, रायगढ़ नहीं रामगढ़ की बात देखेंगे। तो रामगढ़ जो यहाँ झारखंड की बातें हैं कि झारखंड में, यहाँ झारखंड के मौलाना आज़ाद के जीवन में बड़ा ही महत्व है। इसी तरह इसी जगह 1940 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष चुने गए थे और लगभग 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस दायित्व को सही ढंग से निर्वहन भी करने का इन्होंने कार्य किया। इसके बाद यही कांग्रेस के जो वार्षिक सम्मेलन हो रहा था, उस वार्षिक अधिवेशन में उन्होंने अपना ऐतिहासिक एक अध्यक्षीय भाषण दिया था। जो प्रेसिडेंशियल जो स्पीच होता है, उस स्पीच को इन्होंने जब दिया था तो इनमें उन्होंने बड़े तार्किक ढंग से यह सिद्ध भी किया कि मुसलमानों की जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में निष्ठा और भारतीय राष्ट्रवाद के प्रति उनके समर्थन में कोई विरोधाभास हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका भाषण का मूल सार अगर हम देखें, मूल उनके स्थितियों को समझें तो यह था कि मैं मुसलमान हूं और मैं गौरव के साथ आभास करता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं मुसलमान हूं और मैं गर्व के साथ आभास करता हूं कि मैं मुसलमान हूं। मैं इतने ही गर्व के साथ आभास करता हूं कि मैं हिंदुस्तानी हूं। मैं हिंदुस्तान की एक अविभाज्य एकीकृत राष्ट्रीयता का अनिवार्य अंश हूं। और इस तरह से वे अपने भाषण को जब समाप्त करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि 1947 में अंतिम बार बिहार आए और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के जो दीक्षांत समारोह हुआ था, उस दीक्षांत समारोह में संबोधित करने का जो अवसर मिला तो इन्होंने संबोधित करने का भी कार्य किया था। और जब स्वतंत्रता की लड़ाई में भी और स्वतंत्रता के बाद भी मौलाना आज़ाद जो थे, बिहार को एक तरह से कहा जा सकता है कि अपने आत्मा से जोड़ने का काम किए और बिहार से हमेशा उनका संबंध बिजोड़ ही रहा। तो आज हम बस इतना ही बातों के साथ समाप्त करते हैं। पुनः हम अगले सीरीज के लिए अगले दिन देखते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों को पुनः एक बार अभिवादन। फिर मिलते हैं अगले सीरीज के साथ।